हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्रेन योगा विद आकाश। आई एम आकाश एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को नालंदा महावीरा के नाम से भी जाना जाता था। पर क्यों बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जबकि यह यूनिवर्सिटी ना तो किसी राजा का किला था और ना ही यह कोई मंदिर जहां पर बहुत ज्यादा खजाना छुपा हुआ था। फिर भी बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में यहां पर हमला किया और रिजल्ट यहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ और उसने बहुत सारे निर्दोष मंक को मार डाला। तो आज के इस वीडियो में हम नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी पर हुए आक्रमण के बारे में जाने, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय 5th सेंचुरी में हुआ था। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है कि ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय 5th सेंचुरी में माना जाता है। ह्यूनसेंग और इत्सिंग नाम के चीनी ट्रेवलर्स थे, जिनके अकाउंट से भी नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ह्यूनसेंग 7th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे और उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा था कि उस वक्त उस यूनिवर्सिटी में 10,000 मॉन्क और 1510 वहां पर टीचर्स रहते थे। इसका मतलब यह था कि वह एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ह्यूनसेंग नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के कुमार गुप्ता फर्स्ट को देते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना, जापान, टर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पर्शिया जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के साथ साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहां तक कि उपनिषद के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हाथ से लिखे हुए उपनिषद भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, यहां पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी फीस नहीं देनी होती थी। यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, ह्यूनसेंग और कुमार संभव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एक टाइम पर ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट यहाँ के हेड हुआ करते थे। इस यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 साल ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान की, लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक इस यूनिवर्सिटी पर काले बादल मंडराने लगे। आइए जानते हैं कि 12th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि यह यूनिवर्सिटी इतिहास के अंधेरों में खो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार आक्रमण किया गया। 2 आक्रमण के बाद तो इस यूनिवर्सिटी को जैसे तैसे करके रिकवर कर लिया गया, लेकिन तीसरा आक्रमण इतना घातक था कि उसने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद फिर कभी इस यूनिवर्सिटी को रिकवर नहीं किया जा सका। पहला आक्रमण 455 से 467 एडी के दौरान स्कंदगुप्त के समय मिहिर कुल के नेतृत्व में उड़ास ने किया था। उड़ास सेंट्रल एशिया के ट्राइब के एक ग्रुप को कहते हैं। परंतु स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स ने ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को बाद में रिस्टोर किया, बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इस यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी पर सेकेंड आक्रमण 7th सेंचुरी में कोलकाता के गोदांश वंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को रिबिल्ड करवाया था। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण जो इस यूनिवर्सिटी पर हुआ था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी एक तुर्किश आक्रमणकारी था, जिसने 1193 एडी में इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आइए जानते हैं कि बख्तियार खिलजी कौन था और उसने इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण क्यों किया और क्यों इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक बार की बात है, जब बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और बहुत सारे उपचार करने के बाद, बहुत सारे हकीमों के ट्राई करने के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, तो किसी ने उसे सलाह दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र हैं, जो शायद उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जब बख्तियार खिलजी ने यह बात सुनी तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह किसी भी गैर मुसलमान से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने सोचा क्यों ना एक बार राहुल श्रीभद्र से इलाज करके देख लिया जाए। उसने राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया और उनसे इलाज करने को कहा।
पर उसने उनके सामने यह शर्त रखी कि वह उनके द्वारा दी गई कोई भी दवाई नहीं खाएगा। इस तरह वह राहुल श्रीभद्र जी को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को नीचा दिखाना चाहता था। इस शर्त के बावजूद भी राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार खिलजी को दिलासा दिलाया कि कुछ ही दिनों में उनके स्वास्थ्य में जरूर सुधार हो जाएगा। राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार खिलजी को एक सलाह दी कि वे रोज कुरान के 2-4 पन्ने पढ़ें। उनकी सलाह पर बख्तियार खिलजी ने रोजाना ठीक वैसे ही किया। वह रोजाना कुरान के 2-4 पन्ने पढ़ता था और देखते ही देखते कुछ दिनों में बख्तियार खिलजी की सेहत सुधरने लगी। वह हैरान था, उसे लगा कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ किताब के कुछ पन्ने पढ़ने से उनकी सेहत सुधरने लगी। असल में क्या हुआ था, राहुल श्रीभद्र जी ने उस किताब के पन्नों पर दवाई का एक पतला लेप लगा दिया था, जिससे कि जब कभी भी बख्तियार खिलजी वह बुक को पढ़ता था और वह उसकी एक आदत थी कि वह थूक लगाता था और फिर पन्नों को पलटता था, थूक लगाता था और फिर पन्नों को पलटता था। तो ऐसे करके उस पन्नों पर लगी जो दवाई थी वह उसके मुंह के जरिए उसके पेट तक जाती थी और इस तरह से उसकी सेहत सुधर गई। जब बख्तियार खिलजी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हुई। उसे लगा कि हमारे हकीमों से ज्यादा इन लोगों के पास नॉलेज कहां से आया, और इसी जलन के चलते उसने इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और वहां पर रहने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया। बख्तियार खिलजी की सेना वहां पर रहने वाले निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी और वहां पर उन्होंने कई विद्वानों को तो जिंदा ही जला दिया था और वहां पर उन्होंने बहुत भीषण नरसंहार किया। राहुल श्रीभद्र और भी स्कॉलर्स जिनकी ज्ञान का स्रोत वहां उपस्थित लाइब्रेरी थी, जो कि एक बहुमंजिला इमारत थी। वहां पर लगभग उस टाइम पर 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स थी जो वहां पर अवेलेबल थी उन लोगों के पढ़ने के लिए, और वहां पर बहुत सारे ऐसे उपनिषद थे जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैंड रिटन थे, जिन्हें बख्तियार खिलजी ने बहुत ही बुरी तरह से जला दिया। और वह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगा था। जी हाँ, 3 महीने तक वह लाइब्रेरी जलती रही। इतनी सारी बुक्स वहां पर रिस्टोर थी। वह आक्रमण इतना खतरनाक और इतना भयानक था कि उसके बाद वहां पर उस लाइब्रेरी को कभी दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सका। यह लॉस सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का था, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे और भारत एक ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत कहा जाता था। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।